बायोग्राफी का अंतिम पन्ना दिखाइए ना। अंतिम पन्ना तो दिखा रहे सर आपको। हो गया लाइव भाई, चलिए आइए भाई, अब बात नहीं, प्लीज क्लास के मोड में आ जाइए। आज 2 घंटे में हम क्रांति लाने वाले हैं। चलो आ जाओ, क्रांति ला दो भैया, इधर आओ। हम भी जनरले में आते हैं भाई, लेकिन हाँ अगर बीएड रहते ना तो हम श्योर परीक्षा देते। हमको भी सरकारी नौकरी लेना था। हमको भी पढ़ाते पढ़ाते दिन भर हैं। हम बिहार बोर्ड में नहीं हैं, हम केवल पढ़ाते हैं। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मिशन 50 का ही केवल टीचर हूँ, और कोई नौकरी मेरे पास नहीं है। ये सोया ना हो, मैं पढ़ाता हूँ और मैं अपने पढ़ाने से संतुष्ट हूँ। लगातार कई वर्षों का मेरे पास अनुभव है पढ़ाने का। आज से 3 साल पहले हमारा डिमोशन हो चुका है। पहले हम ज़्यादा पैसे में पढ़ाते थे, हाँ पहले 2 लाख रुपए महीने कमाते थे। अब डिमोशन थोड़ा हो चुका है, बस इतना ही है। बाकी पढ़ाता उतना ही अच्छा हूँ, लाइक मुझे बच्चे उतना ही अच्छा करते हैं। 15 लाख से ऊपर हमको जानते हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप कौन सी नौकरी करके इतना पॉपुलर हो सकते हैं? हाँ, तो अगर मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी कोई छोटा मोटा ले लेता, अगर मान लीजिए कि मैं क्लर्क होता, कहीं पर कोई बड़ा बाबू होता, तो हमें इतने लोग जानते, ऑफिस के 2-4 लोग जानते, महीने में 50,000 रुपये लेकर आते, हर महीने खत्म होता, फिर अगले महीने वही सैलरी के जुगाड़, इतने लोग जान गए। तब हमको लगता है कि टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन है। यदि आपकी नौकरी हो जाए तो आप अपनी टीचिंग में ही अपने आप को कैरियर बनाना है। आप नई नौकरी की तलाश में मत रहिएगा। शिक्षक हो जाए, आसपास में कोचिंग सेंटर, फ्री में बच्चों को पढ़ाना, यूट्यूब चैनल। कहने का मतलब है कि जब आपकी नौकरी सरकारी हो जाए, टीचर बन जाएं आप, तो आप सेवा भाव से आप कोशिश कीजिए कि जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो, वो स्कूल के बच्चे जो है पटना के टॉप लेवल के जो स्कूल है ना, सेंट माइकल, सेंट जेवियर नहीं है, जैसे और भी स्कूल है, लोएला, जितने बड़े बड़े स्कूल पटना के हैं, वहाँ के कोई भी बच्चा आपके स्कूल के किसी भी बच्चे से टक्कर नहीं ले सकता। न गणित में, न साइंस में, न इंग्लिश में। ऐसी स्कूल बनाइए आप। कोशिश कीजिए कि हम स्कूल को खुद पढ़ेंगे, खुद इतना पढ़ेंगे ताकि उस टॉप लेवल के स्कूल के बच्चों के बराबर अपने बच्चों को हम बना देंगे। एक बार ऐसा बना देंगे तो आसपास के लोग जो होंगे, बुजुर्ग से लेके बड़ा से लेके बच्चा तक, सभी लोग आपको प्यार करेंगे, दिल से आपको चाहेंगे। जिस दिन आपका ट्रांसफर होगा, सब लोग रोएगा आपके लिए। ऐसी स्थिति दूर तक फैलेगा, बात मुख्यमंत्री जी तक आएगी, फिर राष्ट्रपति तक जाएगी। ऐसे में आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल सकता है, या कोई टीचिंग का कोई, जिससे कोई आईएएस बन के बनता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का सचिव या उप सचिव, आप क्या होंगे डायरेक्ट। ऐसे भी मैंने देखा है कि टीचर डायरेक्ट क्या बन गए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं कि केवल आईएएस ऑफिसर बनेगा, ऐसा नहीं। सरकार अगर चाहे तो किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को भी डायरेक्टर बना सकती है। तो आप अगर इस तरह का परफॉर्मेंस रहा, जरूरी नहीं कि आप आईएएस बन के ही तरक्की कर सकते हैं। आप चाहें तो टीचर बन के भी अपनी तरक्की को, अपनी क्या बोलते हैं, इकबाल को बुलंद तक ले जा सकते हैं, बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे, कुछ लोग ऐसा भी हैं, कितना पैसा मिलता है छोड़िए ना, हटाइए ना, 11 बजे जाएंगे और 4 बजे तक ड्यूटी है तो 2 बजे भाग आएंगे, तब ना होगा। इतिहास बनाने के लिए बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, हर फिल्म में मरना पड़ता है। हमारा गला बैठा रहता है, हम लाइव लेते रहते हैं। लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि हम गला बैठने के बाद भी बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है, कम इन समझे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं भैया कि शिक्षक जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उसे आप गर्व से तैयारी कीजिए। मतलब ये सोच के तैयारी मत कीजिए कि आप यार किसी तरह सरकारी नौकरी हो जाए, किसी तरह फिर देख लेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा पद है और वहाँ से हीरो बनने का बहुत चांस है। पर आप जिस दिन ज्वाइन कीजिए, उसी दिन से रिफॉर्म स्कूल के अंदर शुरू कर दीजिए। मत मुलायम सिंह की बात हटा दीजिए,
उस शिक्षक के माध्यम से नहीं पहुंचे। शिक्षक थे लेकिन पहुंचे गुंडई के माध्यम से। बात समझिएगा, सार्वजनिक मंच से अच्छा नहीं लगता, लेकिन राधा कृष्णन एग्जाम्पल देते तो हमको समझ में आता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो एग्जाम्पल थे, शिक्षक से बने उपराष्ट्रपति और जीवन भर वो शिक्षा का कार्य करते रहे। पर वो जो एग्जाम्पल आप दिए वो मुझे नहीं लगता कि बेस्ट एग्जाम्पल है। वो थे पर हो गए। मैं विरोध नहीं कर रहा है, मुलायम सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, हमारे सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। अच्छे व्यक्ति थे, लोगों का इज्जत करते थे, लेकिन वो शिक्षक बन के शिक्षक की सीढ़ी चढ़ के वो मुख्यमंत्री नहीं बने, बाद में वो रास्ता बदल लिए थे। चलिए, तो मैं बस इतना कहता हूं कि आप लोग आने दीजिए और लोग आ जाएंगे। हम तो आप सभी लोग अच्छा तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहिए। यूपी आ जाए, बिहार आ जाए, सारे स्टूडेंट ही हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जानने वाला बच्चा है, सबको उतने आता है जितना आपको आता है। मेरिट पे 4-5 नंबर का असर पड़ेगा अगर यूपी वाला भी आ गया तो। देखिए, सरकार ने अगर ठान लिया कि हम किसी कीमत पर इन नीति को चेंज नहीं करेंगे तो आप आंदोलन कर दीजिए, कोई लाभ होने वाला। सरकार अगर ठान ली है कि हम नहीं मानेंगे जी, बिल्कुल गलत नीति लाया है, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लेकिन सरकार ने अगर चाह लिया कि हमको इसको लागू करना है तो लाठी से मार के पिटौर कर देगा आप लोगों को, और लागू जबरदस्ती बता रहे हैं आपको। और अगर वो चाह रही कि भैया थोड़ा मामला फैले फिर उसके बाद उसको हम वापस लाएं, वो ऐसा प्लाने में होगा पहले से, तबे होगा, पर आपके दबाव से कुछ। और मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अभी कई लोग कहते रहो, जैसे इन्होंने कहा पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे अभी कहा ना आपने, जैसे ही कई लोग बोल रहे हैं कि सर जब से पूरा स्थानीय नीति को हटा दिया है तब से पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन ये बात आपका गलत है। जब दुनिया को पढ़ने में मन न लगे तो अपनी पढ़ाई बढ़ा दीजिए, कंपटीशन आसान हो जाता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहिए, मेहनत करते रहिए, दिल से और दिमाग से। हम आपके साथ हमेशा हैं, आप जहाँ रहिएगा हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए मत सोचिए गुरुजी आंदोलन के लिए हम लोग को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोग के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हम यही राय देंगे कि अपनी पढ़ाई को और दुगनी कर लीजिए, क्योंकि लोग अभी लापरवाह हो गए हैं। स्थानीय नीति खत्म होने से लोग लापरवाही में जी रहे हैं कि पढ़ने का अब क्या फ़ायदा, नौकरी थोड़े ना होगा। इसी में अपना फ़ायदा आप उठाइए कि रगड़ के पढ़ दीजिए और ज़्यादा आपका रिजल्ट हो जाएगा। सच्चाई बता रहा हूँ, बात को समझिएगा। गार्जियन, एज ए टीचर मेरे पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा इस आंदोलन का। आप तो अभी सड़क पर उतरिएगा, हम तो परीक्षा दे रहे थे, आंदोलन शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे थे हम। अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंच पे खड़ा हूँ, कॉपी करके नहीं बता रहा हूँ, सच्चाई घटना। हम उस समय लोअर पीसीएस के मेंस में 2 ऑप्शनल रखना पड़ता था। ये घटना से बता दे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस समय लोअर उत्तर प्रदेश में अलग अलग होता है पीसीएस, पहले अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, बिहार की तरह नहीं कि कंबाइंड पीसीएस होता है। तो वहाँ क्या था कि अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का हम मेंस दे रहे थे, और सुनिए, और उस समय 2 ऑप्शनल होता था 100 नंबर का, 100 नंबर का ज्योग्राफी और 100 नंबर का हिंदी लिटरेचर, 2 ऑप्शनल था मेरा। और ज्योग्राफी में क्या था नियम कि 2 मैप रहता था 20-20 नंबर का, मैंने 100 नंबर पे 40 नंबर के मैप, मतलब अब दिखा दीजिए पॉइंट कहाँ है, कौन सा जगह, बस उसी में फुल मार्क्स मैप में मिलता है, मैथ की तरह नंबर। तो उसमें क्या था नियम कि इंडिया का मैप खुद बनाइए, अब बना के दिखाइए कि कहाँ कौन सा जगह है। और वर्ल्ड, बात ना कीजिए, इंपॉर्टेंट घटनाक्रम बता रहा हूँ। और वर्ल्ड में जो वाला मैप में क्या नियम था कि मिलता था सीट, एग्जाम में जाइएगा ना तो आपको दे देगा वर्ल्ड मैप का एगो सीट, और उसमें दिखाना होता था। यानी वर्ल्ड मैप बनाना हाथ से नहीं होता था, पर इंडिया वाला मैप में था कि हाथ से बना के दिखाना। हुआ क्या कि वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन तो आया, लेकिन वर्ल्ड मैप का सीट नहीं आया, कहीं किसी सेंटर पे नहीं आया। अब परीक्षा में लड़का बोला सर मिलता है, परीक्षा नियंत्रक बोला कि नहीं मिलता है, बोला पिछले बार प्रूफ हो गया कि पिछले बार मिला था, हर बार मिलता है, इस बार भी नियम है। नोटिफिकेशन लड़का दिखा दिया, क्लासरूम में बैठने के बाद पेपर बट गया है, लगा हंगामा, नहीं माना तो बेंच उठा के लोग ट्यूबलाइट तोड़ दिए,
पीसीएस के अंदर इलाहाबाद लोक सेवा आयोग जो है ना, मेरा सेंटर उसी के अंदर पड़ा था। लोग तो ट्यूबलाइट तोड़ रहे हैं और हम आंसर लिख रहे हैं। लोग हमको उकसा रहा है कि कैसा आदमी है, सब लोग विरोध कर रहा है, आप लिख रहे हैं। विरोध करता रहा लोग हमारा, हम लिखते रहे। पीसीएस लोअर में हम इंटरव्यू दिए, मेरा पहला पीसीएस का मेंस था वो, मैं इंटरव्यू भी दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जितने लड़के तोड़फोड़ में शामिल थे सबका कैमरा में फोटो आया और सबको लाइन से भेजा गया इलाहाबाद जो सिटी थाना था कि आप थाना में आइए, आपके खिलाफ एफआईआर है, एक माफीनामा लिखिए और इतने पैसे दीजिए, दंड के रूप में आपका लग रहा है। सभी लड़के दिल्ली से भाग भाग के गए कि पीसीएस से डिस्चार्ज हो जाएंगे परमानेंट, तुरंत माफीनामा लिखे और सब 4,000 या 5,000 रुपया लगा उन लोगों को दिए, तब जाकर उन लोगों को बरी मिला। लेकिन हमको नहीं आया सम्मान क्योंकि हम लिखने में व्यस्त थे, पर हमें वहाँ पर घटनाक्रम कर दिए थे, लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। तो हमको इंडिया का मैप बनाने आता नहीं था, तो इंडिया का मैप पैकेट में लेके गए थे। अब देखिए कि इसमें इसी मौका हम फायदा उठा लिया जाए, रखे उस पर चला दिए। समझे हैं? ना पकड़ा है वहां, ध्यान सरकार को था कौन तोड़ रहा है, ये नहीं कौन चोरी कर रहा है। समझे बात? तो ये बात हमारा देखा हुआ है, समझ में आ रहा है बात? अपने परिवार को, खुद के करियर को आप डेंजर जोन में मत डालिएगा। बस गुरु जी के नाते, गार्जियन के नाते इतने राय है, दबा के पढ़िए, उदास मत होइए, सबके पास दिमागे है। तो चैलेंज कर दीजिए ना कि आ जाओ तुम यूपी से चाहे कहीं से, लंदन से, हम पढ़ देंगे तो हमको तुम फेल कर देगा, तुम्हारे कम दिमाग नहीं है। और चीज में कंपटीशन कर देते हैं, और चीज में कंपटीशन रहता है कि बड़ा भाई को ही मिला तो हमको काहे ना मिलेगा, इसमें भी करिए कंपटीशन। तुम इतना पढ़ोगे तो हम इतना पढ़ेंगे, औकात में ला देंगे तुमको। तुम अगर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ जाते हो 3 घंटे में, तो तुमको हम 2 घंटे में पढ़ के दिखा देंगे। ये वाला कंपटीशन होना चाहिए। तो कंपटीशन करिए, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। हर इंसान यूनिक इस धरती पर है, भगवान ने सबको अलग बनाया है, इसलिए अपने आप को कम नहीं समझिए। रात दिन मेहनत कीजिए और रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में रिवीजन जिसका सबसे कम होगा, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी उसी का गलत होगा। जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे कंफर्म आंसर पे जाएंगे, और कंफर्म आंसर नहीं हुआ तो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा नंबर। इसलिए प्लीज बार बार कम पढ़ो, रिवाइज ज्यादा करो। भाई ये सब 2 घंटे की क्लास हम लोगों की है, 15 मिनट तो ऐसे निकाल दिए हम लोग। चलिए, ये है बंगाल, ये है उड़ीसा, ये है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। बात मत कीजिए गुरु भाई। बंगाल ये क्या है? बंगाल ये क्या है? उड़ीसा ये है, ये क्या है? तमिलनाडु ये क्या है? केरल ये क्या है? कर्नाटक ये क्या है? गोवा ये क्या है? महाराष्ट्र और ये क्या है? अब देखो, बंगाल के तट को शायद पिछले क्लास में नहीं लिखे थे हम, क्या बोलते हैं? बंग तट। अंग्रेजी में भी बोलते हैं बंग कोस्ट, बंग कोस्ट। अरे ऐसा बात नहीं, नलिन जी बोल रहे हैं कि सर आप ऐसी फेल हो गए थे यूपी में। बिहार के बच्चा के आज तक कोई सिलेक्शन हुआ है यूपी में? वो निकाल देता है बिहार वालों को। ऐसी कोई बात, मेरे कई ऐसे मित्र हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश में डीएसपी है और एसडीएम है, मैं जानता हूँ। यूपी में जैसे बिहार की स्थिति है ना, यूपी में भी भेदभाव नहीं करता है। यूपी में आप जाइएगा तो आपका इक्वल, टीचर की वैकेंसी नहीं कर रहा हूँ, पीसीएस में यूपी दरोगा है 1 to 5 में। ओ बिल्कुल जवाब देता ही नहीं, 1 to 5 में नहीं देता है। तो गुजराती सीख के चल जाइए, तो आप यहां पर बिहारी लागू कर, मगही लागू करवा दीजिए। आइए आइए, इधर आइए। बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के तट को, सब पढ़े हो पहले क्या जी? ये पढ़ा दिए।
हम नहीं पढ़ाए? कुंडा तट नाम वही सेम है, अंग्रेजी वाले जगह कम इसलिए अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहा हूं। तमिलनाडु के तट को पायन तट, केरल के तट को मालाबार तट, मालाबार तट। इधर देखो, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट या कनारा तट, कन्नड़ तट या कनारा तट। गोवा और महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर कोंकण तट, कोंकण तट। गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर कोंकण तट। और गुजरात को बोलते हैं गुजरात तट, गुजरात कोस्ट यानी गुजरात तट। गुजरात तट, ऊपर वाला कान को ऐसे बोलते हैं कक्ष तट, ऊपर वाले कान को बोलते हैं कक्ष तट। गुजरात में दो कान है तो गुजरात तट बना है दो तट से मिलकर, कक्ष तट। और नीचे वाले को बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। इसको आप उतार लीजिए। अच्छा एक चीज और, इधर देख लो, बंगाल तट और उड़ीसा के तट को मिलाकर बोलते हैं उत्तरी सरकार। बंगाल और उड़ीसा के तट को मिलाकर क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। गोलकुंडा तट और पायन तट को मिलाकर क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा भाई पूछा जाए खाली बंगाल के तट तो बंग तट, खाली उड़ीसा के तट तो उत्कल तट, और आंध्र प्रदेश के तट गोलकुंडा तट, तमिलनाडु के तट पायन तट। लेकिन अगर बंगाल उड़ीसा को मिला के पूछे तो उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिला के पूछे तो कोरोमंडल तट। याद रहेगा ना? और आंध्र प्रदेश, खाली आंध्र प्रदेश पूछेगा ना तो बोलिए गोल पायन तट, और दोनों के मिला के पूछेगा तो कोरोमंडल तट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर देख लो, केरल के तट को मालाबार तट, कर्नाटक के तट को कनारा तट या कन्नड़ तट, और गोवा महाराष्ट्र के मिला के बोलते हैं कोंकण तट। गोवा महाराष्ट्र को मिलाकर क्या बोलते हैं? कोंकण तट। गुजरात का गुजरात तट, लेकिन गुजरात में ऊपरे वाला कान कक्ष तट और नीचे वाला कान काठियावाड़ तट। बनाओ। कॉपी कलम लेके बैठा करो तुम भी। हाँ विवेक जी, भविष्य के इनको पहले बनाना है दरोगा, सब इंस्पेक्टर, और फिर बनाना है डीएसपी। माइंड के शार्प हैं, पढ़ने में तेज हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पढ़ेंगे तभी ना दिमाग काम आएगा। पढ़ने में तेज हैं, पढ़ना है, भविष्य में एकदम ट्रिपल स्टार लगा लेना है। और तुम लोग को भी मास्टर बनने के बाद, वैसे तो मास्टर का नौकरी बढ़िया है, मन करेगा कि आगे तैयारी करनी है तो आप लोगों को बीपीएससी के फॉर्म आ गया है, डाल दीजिएगा फॉर्म। सीट 600 के पार जाएगा, होगा अभी कुछ पोस्ट का आया है नोटिफिकेशन। हाँ जो भी है आप ले आए, फॉर्म को डालिए। और जो अगस्त के बाद जो 1 महीना बचेगा ना, उसमें महा मैराथन क्लास यहीं पर कर लाएंगे बहुत मिनिमम फी में, और 1 महीने लगातार रोज 5 घंटे यहीं बैठा के याद करवाएंगे। अब पीटी निकालने की गारंटी एकदम, 1 महीने में प्रीलिम क्वालिफाई करने की गारंटी, 2.5 महीने रहेगा उसमें मेंस की तैयारी, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाया जाएगा। पहले सामने प्रीलिम है, इसलिए आप लोग अभी तत्काल अच्छे से पढ़िए बीपीएससी टीचर के लिए, क्योंकि सेम चीज़ है लगभग। हिस्ट्री क्या अलग हो जाएगा बीपीएससी और टीचर के लिए, इसलिए आप अभी तत्काल अपना बेसिक ठीक करके रखिए, और आगे फिर 1 महीने बचेगा तो आपको हम बीपीएससी की तैयारी में भी ले जाएंगे। तो चलिए, बंगाल के तट को क्या बोलते हैं? बंग तट। उड़ीसा के तट को देखो, पढ़े भी होंगे, जनगण मन अधिनायक जय है, नहीं? द्राविड़ उत्कल बंगा, द्राविड़ माने साउथ इंडिया, उत्कल माने उत्तराखंड उड़ीसा, और बंगा माने बंगाल। क्यों जी? तो भैया बंगाल के तट को बंगा तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, दोनों को मिलाकर पूछे तो उत्तरी सरकार तट। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट, तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट, और दोनों को मिला के बोलते हैं कोरोमंडल तट। भाई गोलकुंडा एक माइंस भी है, गोलकुंडा एक खदान भी है,
जहां से कोहिनूर हीरा निकाला गया था। गोलकुंडा माइंस आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा माइंस से ही क्या निकाला गया था? कोहिनूर। कोहिनूर जिसको सबसे पहले नादिर शाह लूट के ले गया था। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, डेमो क्लास। इतना जल्दी डेमो समझ गए? हमारी बात लोगों को दूसरा दिन समझ में आता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मास्टर का आवाज दुर्योधन जैसा हो गया है। महाभारत के दुर्योधन में जो पुनीत इसका रोल किया है, दुर्योधन जैसा हो गया है। आप अच्छा मोबाइल पे हमको देखते थे? ओ, तो बोले काहे नहीं? हमारे फॉलोअर्स थे। गोलकुंडा फोर्ट इधर ही है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही। तो गोलकुंडा माइंस, यहीं से कोहिनूर निकला, जिसके पास गया बर्बाद कर दिया। शाहजहां के पास गया, बर्बाद किया, मुगल को बर्बाद किया। नादिर शाह ले गया, अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। ब्रिटेन के महारानी के पास गया, कहते थे उसी के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, सूर्य डूब गया उसका। जहां गया, मोदी जी को बोला कि कोहिनूर ले आइए मोदी जी, मांग के आपका दोस्ती महारानी से अच्छा है। तो बोले कि बर्बाद होने के लिए लावे हैं। बर्बाद करना चाह रहे हो, जो बर्बाद हो रहा है उसको होने दो। यस यस, नो, वर्ल्ड का पढ़ा को पढ़ना ही नहीं है। सिलेबस में नहीं है, ना बीपीएससी के ना यूपीएससी के। वर्ल्ड यूपीएससी ऑप्शनल आप पढ़ते हैं ना, तो वर्ल्ड का प्लेटू पढ़ना था। भारत का प्लेटू केवल पढ़ना है, विश्व का पठार, विश्व का मैदान भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? विश्व के मैदान भी आपको नहीं पढ़ना है। एक दो फेमस प्लेटू तो हम शुरू में बता दिए थे, वो जैसे ईरान का पठार, अनातोलिया का पठार है ना, शुरुआत में किए थे, तिब्बत का, वही मेन। बाकी वैसे प्लेटू वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ जी, क्या? अरे भाई, तो पहले पढ़ो ना जो पढ़ा रहे हैं। छोड़ दे इसको, वर्ल्ड पे आवे, छोड़ दें। चलो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी तत्काल आप पढ़ते रहिए पहले से, अक्षांश और देशांतर। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तीसरा, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व के मरुस्थल, विश्व के घास, लिखना नहीं है, विश्व के घास के मैदान, ठीक है ना? इसके बाद विश्व में जितनी भी महासागर की जलधाराएं हैं, वो वायुमंडल की परतें, क्षोभ मंडल से लेकर ऊपर तक, हालांकि वो ईवीएस में आ जाएगा। इसके बाद विश्व का जितने प्रकार की क्लाइमेट है, वो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। इसके बाद विश्व की झीलें, विश्व की प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियाँ मतलब हर महादेश की एक एक नदी, हर महादेश की एक एक नदी, फेमस नदियाँ। उसमें थोड़ा प्रवाल भित्ति और थोड़ा सा ज्वार भाटा और समुद्र में नमक की मात्रा, लवणता, बात खत्म, ठीक है? तो हम करेंगे, अभी इसको कंप्लीट कीजिए, वो सब लिखवा देंगे आपको हम। हो गया क्लास है। काकीनाडा एक जगह के नाम है आंध्र प्रदेश में, कोई बात। हो गया गोलकुंडा तट, अरे भाई वही काकीनाडा है तो बोल दीजिए काकीनाडा तट, ठीक है? गोलकुंडा तट इसका नाम है। चलिए, हो गया, हो गया भाई। आप लोगों को कितना भी बढ़िया पढ़ाओ ना, कुछ सवाल बच जाता है। बड़ी पढ़ के आए हैं आप लोग, बड़ी विद्वान लोग हैं, बहुत जानकारी है आप लोगों को। हम डर जाते हैं आप लोगों की बात सुन सुन के, कितना बढ़िया पढ़ाने के बाद वो सब कोई ना कोई सवाल रखिए देता है। आलोक जी, इतना मेहनती कैसे निकल गए आप लोग? थोड़ा कम मेहनती रहते तो पढ़ाने में हमको अच्छा लगता। पढ़ाई कम है, चिंते ज्यादा है कि वर्ल्ड ना पढ़ाइएगा, उलझेगा। हम जितना चैप्टर पढ़ाएंगे संतोष से पढ़ के जाइएगा, अगर उसी में से सवाल न रहा तो मिलिएगा, बात खत्म है। हमारा भी एक अनुभव कहता है, भूगोल कितना बड़ा है, उस महासागर को सागर में और सागर को कुएं में समेट लेते हैं। आप चिंता ना करिए, और कहीं भी हम काट पीट भी नहीं रहे। चलिए बनाइए, कै गो पॉइंट बनाए हैं? 13 के 12 गो,
13 गो कि 12 गो? गिनती करो ना, हमारा गिनती कमजोर है। 15 को? हमको तो 12 को दिखाई दे रहा है, गिनो ठीक से। कै गो पॉइंट है लोग जी? हमको 14 को दिखाई दे रहा है, उधर वो वाला नहीं दिखाई दे रहा है। चलो तो नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये सभी बंदरगाह के इस बताए थे समुद्र के किनारे भारत में कुल 2। अरे वापस मत बतियाओ, एक तो 5 गो बच्चा उसी में कचर कचर करके रखे हो, बारिश हो रहा है बाहर। सुनो, आज आपको नहीं पता कि हम कितना पानी में तैर करके आए हैं, जूता हाथ में, अब पानी में करीब 100 मीटर हम चले हैं, तब जाके रोड पे आए हैं। फिर आए, हाँ छोटी गंगा में डुबकी लगा लिए, फिर आए तो फिर दो ढूंढ रहे थे नल बाहर में कहीं है, तो इतना पानी तो आ ही गया था पैर कर। हम करे कि आप तो गए और नल खोले, मंदिर एक सामने था, बाहर में नल था, हम खोले, पहले पैर हाथ धोए वहीं पर, फिर जूता पहने और फिर ऑटो में बैठे, तब यहाँ आए हैं। तो हम सोच रहे हैं कल से वैसा वाला चप्पल नहीं आता जो बरसात में उसको धोई हो सकते हैं, भर बरसात के लिए वही चप्पल इस्तेमाल करना आप सोच रहे हैं, जूता उता छोड़ ही देते हैं। आजकल जूते की हालत कूते जैसी हो गई है। चलिए करिए भाई, चलो चलो बनाओ, बन गया। बताओ बंगाल में कै गो, तमिलनाडु में कै गो? 1 गो, 3 गो ना जी, नजर भी खराब है। महाराष्ट्र में कै गो? 3 गो। केरल में कितना? मतलब कहने का मतलब जो 14 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से 3 गो महाराष्ट्र में, 3 गो तमिलनाडु में, और बाकी सब में 1-1 गो। क्लियर है? 3 गो महाराष्ट्र में, 3 गो तमिलनाडु में, और बाकी सब में 1-1 गो। तो चलिए 1 से लेकर नाम लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1 पे लिखे हल्दिया। अगर आपके पास यहीं पर जगह है तब यहीं बगले में लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ना है तो अलगे लिखो। नंबर 1 पे लिखो हल्दिया। ना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। लिखवाना होगा तो बाहर लिखवा देंगे, कुछ वहां का लिखवाएंगे। नंबर 1 पे लिखो हल्दिया। हल्दिया हल्दी लिखने आता है, उमें या लगा दो। हल्दिया कहाँ रखे हैं? जीरवा कहाँ रखे हैं? चलो नंबर 1 पे लिखिए हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ है? बंगाल में। अब आइए नंबर 2 पे लिखिए पारादीप या प्रदीप। नंबर 2 पे लिखो पारादीप, या कहीं कहीं परीक्षा में कभी कभी प्रदीप बंदरगाह भी लिख देता है। किताब में तो पारादीप रहता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सेटर इसको प्रदीप बना देता है। राजस्थान और झारखंड पीसीएस में इसका नाम प्रदीप दे रहा था और किताबों में पारादीप था। कोई बात नहीं, दोनों सेम चीज है। पारादीप बोलो या प्रदीप। ये उड़ीसा में दिखाई दे रहा है ना, उड़ीसा में है। 2 नंबर वाला कहाँ है? अब लिखो 3 नंबर लिखो विशाखापत्तनम। 3 नंबर लिखो विशाखापत्तनम। 3 नंबर लिखो विशाखापत्तनम। थोड़ी स्पीड बढ़ा के लिखिएगा तो हम 1-2 चैप्टर आज और खींच देंगे आपके लिए। नंबर 2 पे लिखिए 3 पे विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अब बाकी अब जो 3 गो है वो तमिलनाडु में है। 4, 5 और 6 देखो इधर, 4, 5 और 6 तीनों तमिलनाडु में है। तो 4 नंबर पे लिखो एन्नौर बंदरगाह। 4 नंबर पे लिखो एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह जो है ना, उसका नाम एक दक्षिण भारत में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, के कामराज। दक्षिण भारत में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, नेहरू के बाद कोई नेता था कांग्रेस में तो के कामराज थे। उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया कामराज बंदरगाह। कामराज बंदरगाह। इंदिरा से भी बड़े पावरफुल लीडर थे ये। इंदिरा तो बाद में आई हैं पॉलिटिक्स के अंदर, नहीं तो ये बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। कामराज बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम क्या है? कामराज बंदरगाह। के कामराज के नाम पर इसका नाम पड़ा है। 4 हो गया। 5 नंबर लिखिए
5 नंबर पे लिखिए चेन्नई बंदरगाह। 5 नंबर पे लिखिए चेन्नई, चेन्नई यानी मद्रास बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह लिख लिए। इसी को पहले मद्रास कहते थे, मद्रास बंदरगाह। 6 नंबर पे लिखिए तूतीकोरिन बंदरगाह। 6 नंबर पे लिखिए तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। 6 नंबर पे लिखिए तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों, अभी जो 3 को लिखे एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सभी तमिलनाडु में है। परीक्षा में आ जाएगा मिलाने के लिए। 4 को बंदरगाह के नाम दे देगा, 4 को राज्य का नाम मिलाइए कहाँ है। एक तो क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा 4 को बंदरगाह के नाम और तट के नाम दे देगा, बंग तट मिलाइए। तो हल्दिया देगा तो किससे मिलाइएगा? बंग तट से। पारादीप देगा तो किससे मिलाइएगा? उत्कल तट से। अच्छा, और तूतीकोरिन देगा तो पायन तट से। क्लियर है ना बात? अरे फंडा क्लियर है तो लिखो 7 नंबर कोच्चि। 7 नंबर लिखो कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि। केरल में कौन सा बंदरगाह है जी? कोच्चि बंदरगाह। 8 नंबर पे लिखिए, 8 नंबर पे लिखिए मंगलुरु। 8 नंबर पे लिखिए कर्नाटक में मंगलुरु। पहले था मंगलौर, अब सब में लग गया ऊ, तो बंगलुरु, मंगलुरु, मैसूरू है ना जी। तो बंगलुरु, मंगलुरु, मैसूरू। तो भैया मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है जी? कर्नाटक में। अब आइए विद्यार्थी जी 9 नंबर पे लिखिए गोवा में मर्म गोवा। गोवा में उसी के नाम से है मर्म गोवा, मर्म गोवा बंदरगाह। पता है गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ये किस नदी के किनारे है? मांडवी। गोवा की राजधानी पणजी। कौन नदी के किनारे? मांडवी। मांडवी रामायण में किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण जी की। उर्मिला किसकी थी? उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी। मांडवी भरत जी की ना। कैसे आप लोग रामायणों में सब भुला गए? भाई के नाम याद है? भाइयों के नाम है तो उनकी पत्नियों के नाम भी याद होना चाहिए, है ना। हालांकि हमारे धार्मिक परंपरा में नारियों, लड़कियों का नाम नहीं लिया जाता है ना। खाली शादी के बाद उनके बच्चे, उनके पति, लड़कियों के भी धर्म में है कि भैया वो अपने पति का नाम ना लें। लेकिन आजकल तो नाम से ही, या नाम में भी एकदम अरे तरे वाले अंदाज में बातचीत हो रहा है ना। तुम ताम, बदल गया जमाना। हम पूछे ऐसा क्यों चल रहा है, तो सर पहले प्यार कम रहता था, अब तुम ताम करने से प्यार ज्यादा बढ़ रहा है। हम गया अच्छा, चलिए तलाक के दरों बढ़ रहा है तुम्हें ताम में। चलिए आगे आओ भैया। पहले परिवार टिकता था, अब तुम ताम में प्यार ज्यादा बढ़ गया तो टिक नहीं रहा है, अति हो जा रहा है प्यार। चलो चलो, अति सर्वत्र वर्जते, अति रूपे न वै सीता, अति गर्वे न रावण, अति दानाद बलिवर्धो। नहीं, अति दानी होने के कारण बलि गया काम से, अति रूपवती होने के कारण सीता का अपहरण हुआ, है ना। तो ये सब अति नहीं होना चाहिए। अति की भली न धूप, अति के भली न छांव। चलिए नंबर 10, नंबर 10 लिखो। अरे लिखो बधावन, बधावन, बधावन नाम है भैया, बधावन। ये बंदरगाह है महाराष्ट्र में। 10 नंबर पर। 11 नंबर पे लिखिए नोहवा सेवा। 11 नंबर पे लिखिए नोहवा सेवा। 11 नंबर पे लिखो नोहवा सेवा। गला खराब होने से आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है। खुशबू रानी, सर आप काढ़ा पी लीजिए, पिया कीजिए। आप में आज तक कोई बाहर वाले लड़कों को सेलेक्ट नहीं करता है, कोई दूसरा राज्य। सर आप पढ़ाते हैं, एनर्जी मिलती है, थैंक यू। गला खराब से आवाज भी सुनाई नहीं देता, आप पढ़ाते हैं, एनर्जी भी मिलती है। अरे समझ में आ रहा है ना? खुशबू समझ में आ रहा है? अरे तुम्हारे और हमारे बीच कैमरा ही केवल है माध्यम। कैमरा के उस पार तुम लोग और कैमरा के पास इस पर हम।
भाई एक बार बोल देना कमेंट करके, जी सर समझ में आ रहा है, अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ सुनाई अब दे रही है अच्छे से, हम आराम आराम से बोलेंगे, दुर्योधन की से हट के थोड़ा भीष्म पितामह की तरह आवाज़ भी निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए चलो तात लिख लो, 11 नंबर पे लिखो 9वां सेवा, आगे सब लिखवाएंगे आप, धैर्य रखो। 12 नंबर लिखो बम्बई, 12 नंबर लिखो बम्बई 9वां सेवा, 11 नंबर 9वां सेवा, अब 12 नंबर बम्बई बंदरगाह, 12 नंबर बम्बई, शांत नहीं, तुम कह रहे तुम लोग धीरज से रहोगे कि नहीं, सब जान चैप्टर छोड़ दे, हम सब जानिए रहे हो तो हम अगला चैप्टर में आते हैं। आज पहले से तब तो और ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो तुम। दीनदयाल उपाध्याय कांडला को बोलते हैं, ये तुम बंबई के साथ कांड कर रहे हो। चलिए, मोदी जी के राज में 3 लोग जिंदा हैं, एक श्यामा प्रसाद, दीनदयाल और तीसरा मोदी जी, बाकी सब डेथ। चलिए आगे, अगला बंबई लिख दिए, अगला लिखो कांडला बंदरगाह, कांडला, कांडला बंदरगाह। चलिए प्रेमलता, खुशबू, नलीन भाई, विवेक कुमार जी, सबको शुभकामना। चलिए भाई, क्या है भाई, ये समझ में आ गया। 13 नंबर कांडला, 14 नंबर अगर तुम अपने से ना लिखा तो मोबाइल फेंक देंगे माथा पर, फूट जाएगा माथा। बताओ जल्दी 14 नंबर क्या है, पोर्ट ब्लेयर। जब दक्षिण अंडमान लिख दिए थे और कल्हो बनाए थे पोर्ट ब्लेयर, इसका मतलब कि कॉपी घर पे नहीं पलटाया, निकल जाओ बाहर, आ जाओ मुर्गा बन जाओ, यहाँ इस पे आके बनो मुर्गा, ताकि ऑनलाइन के बच्चे भी देख पाए कि मुर्गा बना हुआ है एक बच्चे। वो लोग तेज है, ऑनलाइन वाला आप लोग मत समझिए। चलिए हो गया, 14 नंबर लिखिए पोर्ट ब्लेयर। अब होगा इन सब के बारे में बात। अब सुनो मेरी बात, सुनो भाई, सभी लोग मेरी बात को सुने कृपया ध्यान से। हल्दिया बंदरगाह को कंट्रोल करता है, हल्दिया बंदरगाह को कंट्रोल करता है, बता दें आपको, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। सुन लो मेरी बात, पहले लिखो मत। हल्दिया बंदरगाह को एक ट्रस्ट के द्वारा, कौन चलाता है उसको, ट्रस्ट। कौन चलाता है, सरकार नहीं, ट्रस्ट चलाता है, उसका नाम है, सुन लो पहले, लिखना, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। हालांकि इसका नाम बदल के मोदी जी कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो लिख लीजिए कि हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। कांडला विशाल जी उड़ीसा, सॉरी गुजरात में है, कांडला गुजरात के कक्ष में है, देखो कांडला गुजरात के कक्ष में है। चलिए हाँ भैया लिखिए, हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता पोर्ट, देखो सब लिखा हूं, पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हो गया ना, क्लियर है। अच्छा, इसका नाम बदल के रख दिया मोदी जी ने, क्या, हाँ तो लिखो कलकत्ता पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। एकदम क्लियर है, समझ में आया ना बात विद्यार्थियों, समझ में आया ये बात। अब आइए दूसरा पॉइंट, लिखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। 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 लिख लिए। अगला पॉइंट, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए। चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए
लोड को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह बनाया गया था। चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह बनाया गया था। चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए चेन्नई पर बड़ी लोड था, ज़्यादा माल उतरता था, तो उसके लोड को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह बना दिया गया। लिख लिए, एक पॉइंट और लिखिए, एन्नौर बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा एन्नौर बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा एन्नौर बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जानते हो, माल जहां उतरता है, गुड्स, जहां पर इंसान यात्रा नहीं करते, जहां केवल बस आया, अनलोड, लोड, बस। अब चलिए अगला पॉइंट लिखिए, बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए लिख लिए, नोहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था। नोहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था। नोहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था। ये सब तो हमको लगता है कि आप लोग को याद हो रहा होगा। ये सब घर पे जाके रटने की जरूरत तो पड़ेगा ही नहीं, खाली नाम खाली याद रहना चाहिए। नोहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था, लिख लिए। लिखो अगला पॉइंट, नोहवा सेवा बंदरगाह को, अगला पॉइंट, नोहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आया समझ में भाई जी? अभी हम बोले थे धीरज रखिए, सब आवेगा। इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो नोहवे सेवा है। इस बंदरगाह को नियंत्रित करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। देखिए, नोहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नोहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नोहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला लिखिए, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के, अगला, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया, लिख दिए। अरे हो गया ना। अब सुनिए, ये बंदरगाह की बातें हम लोग कर लिए। सबसे लेटेस्ट में पहले तेरहगो था बड़ा बंदरगाह, सबसे लेटेस्ट में बधावन। जो बधावन आपने लिखा है ना 10 नंबर पर, 10 नंबर पे, तो बधावन जो आप लिखे हैं वो सबसे नया बंदरगाह है। 14वां बड़ा बंदरगाह वही है। पहले 13गो था, उससे भी पहले 12गो था। पोर्ट ब्लेयर बना 13वां और 14वां बना बधावन। ठीक है भाई? तो ये पूरा थोड़ा बंदरगाह तटरेखा की कहानी थी। तो आपको हमने प्लेट्यू पढ़ाया, भारत का मैदान पढ़ाया, भारत की नदियां पढ़ाया, भारत के पहाड़ पढ़ाए, बहुत जीके एकदम भर दिए। अन्य मास्टरों की तुलना में देखा जाए तो मेरे इतने पढ़ाई में एकदम कॉपी आपको भर के जीके मिला है जी। कहीं कोई कंजूसी मैंने नहीं किया है। देखा आपने कॉपी का? एक बार कंटेंट का कंपैरिजन भी करना चाहिए, अब देखेंगे तो कंटेंट भरा हुआ है। जल्दी से बिना समय गवाए, इधर उधर की बात बिना किए, आप हेडिंग डाल दीजिए भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी शायद आप लोग को नहीं पढ़ाया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर पढ़ाया हूं तो बता दीजिए, समय मत मेरा बर्बाद करवाइए। तो लिखिए भारत की मिट्टी है, ये सब अलग है। कृत्रिम मैक्सिमम भारत का कृत्रिम है, कुछ है नेचुरल। ठीक है? ज्वारीय बंदरगाह है,
प्राकृतिक बंदरगाह है। वो क्या है भैया, ऐसा एक लाइन और लिख लो, कांडला ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। उसमें क्वेश्चन आता है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। हाँ, मुंबई प्राकृतिक है लेकिन चेन्नई कृत्रिम है। चेन्नई क्या है, कृत्रिम है, लेकिन मुंबई क्या है, प्राकृतिक है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। चलिए गुरु जल्दी से लिखो, भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया लिखो, एक लाइन लिखो, भारत की मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तो यही तो दिक्कत है, जितना कॉपी में है सर उतना दिमाग में नहीं है। तो खुशबू रानी दिमाग में भी रखना है। जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में बांटा है। कमेंट भी पढ़ना होता है थोड़ा, नहीं तो ऐसा लगता है ऑनलाइन वालों को कि हम लोग को आखिर ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है, पर हम ऐसा नहीं करते। कभी कभी इग्नोर गलती से हो जाता है। हम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी इग्नोर नहीं करते, जितना वैल्यू आपको देते उससे ज़्यादा उन लोग को देते हैं। लेकिन वही कभी कभार नहीं देख पाते कमेंट, कोई बात नहीं, तुम दूर हो इसलिए ज़्यादा प्रिय हो, ये जो नज़दीक है तो थोड़ा कम प्रिय हैं। आपके सामने आपको कहा आप लोग कम प्रिय बोल रहे हैं, ये लोग सामने हैं इसलिए ये लोग अधिक प्रिय हैं, अब तुम लोग ज़्यादा प्रिय हो। चलो आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अगला लिखो, पहला लिखो, पहले लिस्ट बना लो 8 मिट्टी का, फिर बारी बारी से सबकी विशेषता हम करेंगे। तो लिखिए नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1 पे लिखिए जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1 पे लिखिए जलोढ़ मिट्टी, अंग्रेजी में होता है एलुवियल सॉइल। आपको पता है ना, हम एक पहला ही दिन बताए थे कि जल द्वारा, पानी द्वारा जिस मिट्टी को लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी, हवा जिस मिट्टी को लाते हैं उसको लोएस, ये सब हम बताए हुए हैं। और लोएस सबसे ज़्यादा उत्तरी चीन में। और लोएस मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला, इसीलिए वांगो नदी का रंग पीला होता है, ये जो उसको पीली नदी कहते हैं, सब कहानी कहा हुआ है। चलिए, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी को पर्यायवाची, जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी। और जब जलोढ़ मिट्टी में बालू मिल जाए, बलुई मिट्टी मिल जाए, तो उसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी। जब जलोढ़ मिट्टी में ही बलुई मिट्टी का मिक्सचर हो जाए तो उसे बोलते हैं दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में बालू उलू मिल जाए तो क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में ही बलुई मिट्टी का मिक्सचर हो जाए तो दोमट, मट माने मिट्टी, दो माने दो, तो 2 गो मट्टी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, दोमट। रटना नहीं है जी, दोमट। 2 गो मट्टी मिल जाए, जलोढ़ मिट्टी में अगर बलुई मिट्टी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, दोमट। दोमट मिट्टी, कोई रटने वाला बात है क्या। चलिए दूसरा लिखिए काली। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं, 2 गो होता है, ओल्ड एंड न्यू, इसको बोलते हैं बांगर, ये सब पढ़ाया हुआ है। और इसको बोलते हैं जितना बढ़िया से हम पढ़ाए थे चैप्टर, हमको लगता है कि अगर इसके बादों भुला गए हैं आप तो आप गए गुजरे बच्चे हैं। आपसे दुनिया में घटिया कम दिमाग वाला बच्चा कोई नहीं है। जितना बढ़िया से हम बांगर खादर का चैप्टर पढ़ाए थे, अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आप किसी लायक नहीं थे, बेकार तैयारी में आप आ गए हैं। झूठ मूठ के धरती के बोझ बना के रखे हैं। स्कूल में भी जाके बोझ बनिएगा आप लोग। स्कूल में ऐसे टीचर बोझ बने, इससे अच्छा है कि उनको चले जाना चाहिए। भाई एक बात और हमने कहा है कि भारत के सभी राज्य का लोकेशन आपको पता होना चाहिए खुद से, और सभी राज्य की राजधानी आपको याद होना चाहिए। देश और राज्य के राजधानियों अगर आपको याद नहीं है सभी राज्य के, इसका मतलब कि आप कैसा टीचर बनिएगा जी। 4th 5वां क्लास के लड़का यहाँ सुना देता है बिहार का पटना, बंगाल के कलकत्ता, उत्तर प्रदेश का लखनऊ,
गुजरात के गांधीनगर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, सुना जाता है लाइन से। अब आप लोग को याद नहीं है, कहो तो हम एक आध बच्चे को चुन लेते हैं और उससे पूछ लेते हैं। अब धड़कन कई लोगों का तेज हो रहा होगा कि यार कहीं हमें हमारा ही चयन न कर लें, हम गर्ल्स में से पूछ लेते हैं। छोड़ो, इज्जत के बात है ना ना, हम जान ने पूछ लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। इनसे पूछे, आपसे पूछने बोल रहे हैं। अच्छा आप ही से पूछ ले तो बैठिएगा, बताइए। चलिए बताइए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आता है, देखिए ऐसी गलत तरीके से दिखा दी इन पर उंगली, आप इनसे पूछिए। तब हल्के में ले रहे हैं क्या? मेघालय के। चलिए अब आप ही से पूछता हूँ। चलो बताओ, तुम जानती हो, बता दोगे। चलो बताओ, मिजोरम के पता है, तुम लोग से पूछें। चलो सबको याद है, हम मान लिए हैं। कल अगर याद न रहेगा तो इस सही में बेइज्जत करेंगे। राज्य की राजधानी याद होना चाहिए। चलिए, बांगर और खादर। दूसरा लिखिए काली मिट्टी, दूसरा लिखिए काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल, इसी को हम बोलते हैं रेगूर मिट्टी भी। काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी। इसी को बोलते हैं कॉटन सॉइल भी, यानी कपासी मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। दो लिख लिए मिट्टी। तीसरी मिट्टी लिखिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, रात में हम लोग लाइव सेशन लेते हैं 7:30 बजे यूट्यूब चैनल पर, मिशन 50 IAS। आप सभी लोग को उससे जुड़ना है, देखना है, क्योंकि उसमें बड़ा बेहतरीन तरीके से डिटेल में हम हर प्रश्न को समझाते हैं। और जो प्रश्न मैंने कल लिया था वो कहीं से लिया हुआ नहीं था, बल्कि मैंने खुद ही उस प्रश्न को बनाया था, टाइप किया था बना करके, और उसके बाद लाया था। तो डिटेल में हम लोग लाइव 7:30 बजे मिशन 50 IAS पे आते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी लोग उस सेशन से आप डेली जुड़िए। चलो भाई लाल मिट्टी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विद्यार्थी जी रेड सॉइल। चौथा लिखिए लैटेराइट मिट्टी। विद्यार्थी जी अंग्रेजी में भी इसको लैटेराइट कहते हैं, और हिंदी बात ना करो, हिंदी में भी इसको लैटेराइट बोलेंगे, लेकिन हिंदी में इसका एक और नाम है मखराला मिट्टी। मखराला मिट्टी लैटेराइट मिट्टी का एक और नाम है। अंग्रेजी में भी लैटेराइट, हिंदी में भी लैटेराइटे बोलते हैं, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मिट्टी, लेकिन हिंदी में इसको लोग मखराला मिट्टी कहते हैं। तो 4 गो मिट्टी हो गया। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी या करिया मिट्टी, करिया मिट्टी तो मेरे यहाँ होता है, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। हो गया, सब लोग इसको नोट कर लिए? हो गया। अब आइए 5 नंबर पे लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी। 5 नंबर पे लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। 5 नंबर पे लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। अच्छे से पढ़िए, मिशन 50 IAS के अंदर आप निराश नहीं होंगे, और हम आपको निराश नहीं करने देंगे। ऐसा कह के नहीं जाएंगे कि यार मिशन IAS में हम पढ़ लिए तो यार और होता बढ़िया, नहीं, इससे बेहतर नहीं होगा। हम अंतिम में मैराथन क्लास भी सबकी कराएंगे। अंतिम जब होगा ना एग्जाम से 15 दिन पहले, हम एक सेशन रखेंगे हर बैच के लिए, 3-3 सेशन, 15 घंटे का, जिसमें आपको कॉपी नहीं लेना है, मेरे साथ बैठ के याद करना है। क्लियर है? वो रखेंगे, पूरा कंबाइंड सब्जेक्ट होगा, सारे सब्जेक्ट के प्रश्न उसके अंदर होंगे। बैठा के ही तोता की तरह रटवा देंगे पूरा सब्जेक्ट 15 घंटा में, लगातार, कोई ब्रेक व्रेक नहीं होगा। 5 घंटा मतलब आप बैठना है, जिसको ब्रेक लेना है ब्रेक लेके आया जाए, हमें मतलब नहीं। 5 घंटे यानी 15 घंटे हर बैच को देंगे, यानी 4 गो बैच है टोटल, 5 बैच है, तो 15 दिन हमको लगेगा। इसमें हम अपने अनुसार शेड्यूल कर लेंगे और सभी बैच को अंतिम में महा मैराथन टाइप का क्लास देंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, सभी करेंगे, लेकिन आप पढ़िए मन लगा के तब तक। चलिए अगला, ये 6ठे नंबर पे आइए। 6ठे नंबर पे आओ भैया। मरुस्थलीय मिट्टी के बाद
पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी यानी माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी यानी माउंटेन सॉइल। आप तो जान ही रहे कहाँ मिलेगा माउंटेन सॉइल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। सातवां लिखिए एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मिट्टी। इसको आप ठीक से लिख दीजिए, माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी, एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मिट्टी। पता है क्षारीय मिट्टी को हरियाणा पंजाब के लोग रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्षारीय मिट्टी को रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेह, कलहर और ऊसर, रेह, कलहर, ऊसर। आप लोग एकदम बना ली। अच्छा, आप लोग को शॉर्ट नोट्स बोला तो सब बैच को मिल गया। जो शॉर्ट में हमने साइंस बनाया है, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी बनाया है, ये आपको मिल गया ना। उसका आपको कितना पेज होगा, अधिकतम मुझे लगता है 70-80 पेज होगा तीनों मिला के। टोटल 100 को ज्यादा तो नहीं होगा, 100 को पेज है। आप डेली उसमें टारगेट लीजिए ना, 4 पन्ना या 5 पन्ना का, 4 पन्ना का टारगेट लीजिए कि 4 पेज को एकदम रट जाना है किसी तरह से। ग्रुप में डाला गया है, ग्रुप में गया, आप शायद नहीं देखे, यहाँ ना मिलेगा, आपको खुद पेज निकलवाना होगा, वो यहाँ से प्रिंट नहीं मिलने वाला। वो कोचिंग नहीं दिया है, वो हम अपने तरफ से। बच्चे लोग बोले कि सर इतना मोटा मोटा मटेरियल मिल गया, साइंस से लेके ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब हम तैयार, वो शॉर्ट नोट्स मेरा तैयार किया हुआ, उसमें किसी का योगदान नहीं है। और कोचिंग हम पर बोला भी नहीं था, हम अपने तरफ से आपको देखते हुए मैंने तैयार किया है ना। और आप लोगों को इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का भी हम पेज तैयार कर रहे हैं, पतला पतला पेज, छोटा छोटा पेज, उसको भी भेज देंगे। हमें आपकी पूरी चिंता है, आप टेंशन ना लें। बस मास्टर बनने के बाद एक फोटो मेरे साथ जरूर खिंचवाइएगा। मिठाई नहीं, फोटो। आप बोलते रहना, वीडियो बनाएंगे कि रजनीश सर के वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, उस मटेरियल का नाम एटम बम दे दें। अच्छा, एटम बम। आप लोगों के एटम बम नहीं मिला? कैमरा में बुलवा रहे हो एटम बम, अमेरिका के राष्ट्रपति तुरंत हमला कर देंगे कि सबको एटम बम वहां का मास्टर बांट रहा है। चलो हो गया। हरियाणा के लोग इस मिट्टी को रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी और ऊसर, जानते हो? ऊसर मतलब ऊसट, हमारे यहाँ ना होता है, अरे ऊसर जमीन है, तो ऊसर तो हमारे यहाँ कुछ ना होता है। रियल में इस मिट्टी में कुछ नहीं होता, घास भी नहीं होता, दूब भी नहीं होता। 8 नंबर पे लिखो टाइड सॉइल, 8 नंबर पे लिखो टाइड सॉइल यानी ज्वारीय मिट्टी, टाइड सॉइल यानी ज्वारीय मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी लिख लो भैया। ये अभी इकोसिस्टम का हमने भी रेडी किया है आज। इकोसिस्टम का नोट्स, केवल इकोसिस्टम चैप्टर 4 पेज है, लेकिन इससे क्वेश्चन फिर आपको किसी भी परीक्षा में भारत के चले जाइए नहीं छूटना है। बस 4 पेज में पूरा इकोसिस्टम हमने ध्वस्त कर दिया। यही 4 पेज है, इसका पीडीएफ भी बन चुका है। हम आपको पढ़ाने से पहले ईवीएस हम ही पढ़ाएंगे। ईवीएस, अच्छा ईवीएस कुछ अलग नहीं है। अच्छा, ये भूगोल जो आप पढ़ रहे हैं क्या है? सीरियल बात देखिए तो ईवीएस है। एनवायरनमेंट इससे अलग है क्या? बायोलॉजी का कुछ टर्म होगा जो हो सकता है अलग हो जाए, लेकिन मैक्सिमम ईवीएस तो भूगोल है। आज माउंटेन इकोसिस्टम पढ़ाया नहीं आप लोगों को, पूरा माउंटेन क्या था? इकोसिस्टम ही तो था। चलिए, तो ये सब हम आपको आज रात तक इकोसिस्टम वाला चैप्टर भी भेज देंगे, लेकिन भेजे तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको रगड़ के तुरंत रट जाइए। कर्जा काहे छोड़ते हैं आप लोग जी? कर्जा मत छोड़िए। आप लोग को देखते कि पेंडिंग छोड़ के चल रहे हैं, कितना पढ़े सर? बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना। टीचर की कॉपी को भगवान बनाइए, उस कॉपी में से अगर क्वेश्चन आया तो मत छोड़िए। डेली कम से कम 100 MCQ आप घर पे भी लगाइए। रात में मैं नहीं कहता कि मेरा सेशन आप देखो, यूट्यूब में ये भी नहीं कहता कि तुम मेरा यूट्यूब देखो। हम ये कहते हैं कि तुमको जिसका यूट्यूब पसंद है उसी का देखो, लेकिन उस जैसे मान लीजिए आजकल क्या कर रहे हैं लोग, अपनी यूट्यूब के लिए क्या कर रहे हैं कि दिन दिन भर लाइव रहते हैं, ऐसा चैनल सब कर रहे हैं। आपको क्या करें, जैसे मान लो मेरा चैनल पसंद नहीं है मिशन 50 वाला, तो आप किसी और कोचिंग के चैनल को अगर देखते हैं तो उस कोचिंग के चैनल में भी पूरे दिन में कोई एक वीडियो सेलेक्ट करना है कि हमको इस टाइम वाला वीडियो देखना है। ये कि उसी कोचिंग में सब वीडियो देखने पे पड़े हुए हैं,
इसलिए प्लीज यूट्यूब बर्बाद कर देता है इंसान को। हमें नहीं कहते मेरा देखो, किसी का भी देखो, पूरे दिन रात मिला के कोई एक वीडियो ही फॉलो करें आप। अगर हम बोलेंगे नहीं मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं तो ये तो बड़बोलापन हो जाएगा। आपको जिसका पसंद आता है उसका, लेकिन एक यूट्यूब का कोई एक वीडियो फॉलो करें। दिन में कम से कम 100-150 MCQ आप ईमानदारी से बना जाएं। और तीसरा पॉइंट, टीचर की कॉपी को इस कदर रटें, वहां से अगर कोना में से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे। और करंट अफेयर के लिए डेली 1 घंटा निकाल लीजिए, ये आप काम कीजिए। और प्लस कम से कम 15 को मैथ और 15 को रीजनिंग। 40 क्वेश्चन आएगा मैथ रीजनिंग से 1 to 5 में। विद्यार्थी मैं बता रहा हूं, जिसका मैथ रीजनिंग गया उसका रिजल्ट गया। जीएस के दम पे रिजल्ट आपका नहीं आएगा। बोले कैसे सर ऐसी सी बात कर रहे हैं? अरे जीएस अथाह सागर है। और मैं बता दूं आपको कि जीएस नेगेटिव मार्किंग भी है। मैथ में आप जो बनाएंगे उसका एग्जैक्टली आंसर आता है, उसमें कोई गलती नहीं काट सकता। और मैथ और रीजनिंग आसान है। यदि आप हर दिन 1-1.5 घंटे भी दे दें दिमाग लगा के घर पे, कोचिंग में नहीं, तो अब कोचिंग लेने का वक्त भी नहीं रहा, तो आप आराम से 40 में से 30-35 सवाल तो सही कर ही लेंगे। अब बाकी दाएं बाएं तो होता ही है परीक्षा में कि भाई जे करें आंसर बताइए। तो ऐसे ना होता है, आपको नहीं पता है। वो ऐसे नहीं चलता। आपका कितना पावरफुल तरीके से वहां एक्टिंग करेंगे वो तो डिपेंड न करेगा। तुम्हारा एक्टिंग पकड़ाना नहीं चाहिए। वो दिन पूरा एकदम बढ़िया से झेट बूट पहन के जाओगे ताकि लगे कि मुखर्जी नगर से लड़का आया दिल्ली से, ऐसे करके एकदम बढ़िया वॉच वगैरह पहन के जाओ, जूता वगैरह। बोले तुम लोग टेंशन ना लो, हमारा जीएस ठीक है, पहले तुम लोग मैथ रीजनिंग हमको बता देना, फिर तुम लोग को 20-25 को जीके हम बताएंगे। उसमें 15 को जीके गलती बताओ, आप 10 को सही बताओ। सब जान गया। चलो आओ इधर, समझ में आया बात? किसी तरह परीक्षा पास करना है, साम दाम छोड़ दो, दंड भेद कुछ, साम दंड भेद कुछ हो लग जाए, रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए गुरु। अरे हम परीक्षा में हम बैठ गए थे जाकर के, तो वो मेंस परीक्षा था। मैं नहीं बताऊंगा किस चीज़ का मेंस था, नहीं तो थोड़ा सा कहेंगे सर आप इसे भी परीक्षा देते थे क्या, तो इज्जत का सवाल हो जाएगा। तो हम गए वहाँ, तो वहाँ पर एक लड़का नेता टाइप का था, नेता टाइप का। मतलब भाई लोग सबको बनना है ना? बोले हाँ भाई क्यों नहीं बनना है, तो बताओ किसका किसका क्या मजबूत है। तो बोला कि हमारा ही मजबूत, हमारा ही मजबूत, हमारा ही मजबूत। अच्छा आप तो टीचर हैं तो आपको तो सब मजबूत, आप टेंशन मैथ रीजनिंग के लिए टेंशन मत लीजिएगा, सब बता दिया जाएगा। और हम आपको या हम आप जीएस हम लोग बता दीजिएगा। पूरा हो गया। हम मुझे बताओगे, मेंस एग्जाम में पकड़े जाओगे तो खत्म हो जाएगा मैटर। मास्टर है ना गार्डिंग में है, उसको मिला, उधर से बुलाया, नियोजित टीचर था कि आप लोग का लेकिन कष्ट हम लोग से देखा नहीं जाता। मास्टर को बोला वो लड़का कि आप लोगों का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। बोला काहे? अरे वो चपरासी कह रहा था कि हम तो वेतन मान वाला चपरासी है, मास्टर को वैल्यू देते हैं, ऐसे कह रहा था। से आंख में आंसू आ गया हमको ये बात सुन के कि नियोजित शिक्षक करा वैल्यू नहीं देते हैं। पानी मांगता है तो उसको ना पिलाते, अपने पानी लेने कह देते हैं। तो इसकी क्या करें सर, यही स्थिति कर दिया सरकार हम लोगों का। हाँ हम सभी लोग बेरोजगारी के मारे हैं भाई। तो हाँ तो थोड़ा मोड़ा देखें तो आराम से देखिएगा, हल्ला मत करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया काम। और आप ही का आरा सेंटर था, आरा सेंटर की बात कर रहा हूं, न बताएंगे। उसका मेंस हमारा हुआ, लेकिन हम उसमें कुछ था फिजिकल था, हम दौड़ने नहीं गए। हाँ दरोगा का था पकड़ ली तो दौड़ 2-3 बार हम, फिर बाद में हमारा भाई उसका फॉर्म भरना बंद कर, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे। तो बोले एक सीट काहे खा जाते हैं जाके, आप हटाओ इसको। तो ऐसी स्थिति में तो इसलिए मैं क्या कहा, साम भेद सब अपनाइए, लेकिन कुछ भी हो जाए परीक्षा फेल नहीं करना है। ठीक आई कहाँ सुन लिया तुम ऑनलाइन में ये सब बात। चलो तो रे कल, लेकिन आप लोग ईमानदारी से परीक्षा दीजिएगा, वो गलत था। चलिए
रे कलह ऊषा। चलिए, तो ये हो गया हमारा टोटल मिट्टी। अब लिखिए जलोढ़ मिट्टी, हेडिंग डालिए। रुक्मिनी का ठीक है, रुक्मिनी का टेस्ट सीरीज आया है तो उसको ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज किसी का भी टेस्ट सीरीज आया हो, सुनो मेरी बात ना करो, किसी का भी टेस्ट पेपर तैयार किया बीपीएससी टीचर के लिए, टेस्ट लगाइए, जितना टेस्ट लगाएंगे उतने फायदा होगा। चलिए अब लिखिए जलोढ़ मिट्टी, हेडिंग डालो जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल। लिखो पहला पॉइंट लिखो, उसके हेडिंग डाल दो, उसके अंदर पॉइंट में लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। लिख लिए। अच्छा, हर एक मिट्टी में हम 4 पॉइंट लिखेंगे, हर एक मिट्टी में 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, उसमें किस चीज की अधिकता है। अधिकता माने कौन कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मिलता है और किसकी कमी है, कहाँ फैला है, और उसके बाद उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले लिखिए अधिकता। अधिकता लिख के डैश दे दीजिए। अधिकता माने प्लेंटी ऑफ, अधिकता लिख करके डैश दे दीजिए। अधिकता माने प्लेंटी ऑफ, अधिकता लिख के डैश दे दो। और अधिकता में लिखो चूना और पोटास। अधिकता में लिखिए चूना और पोटास की अधिकता होती है, चूना और पोटास की अधिकता होती है। चूना और पोटास, अधिकता लिख के डैश दे दो, लिख दो चूना और पोटास, उतना अधिकता होती है लिखने की जरूरत नहीं है। अधिकता डैश चूना और पोटास। अब लिखो कमी। कमी किसकी होती है, देखो कमी में लिखिए नाइट्रोजन, कमी में लिखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। कब पढ़ लिख चुके हैं क्या पहले आप? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, सब बैच वाला कर ले रहे हैं आप लोग ऑनलाइन में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। हाँ, पॉलिटी भेज देंगे, पॉलिटियो बना रहे हैं। आदित्य जी टेंशन ना लीजिए, हर विषय पर मेरा काम चल रहा है और मैं सबका नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए लिखिए, क्या लिखे? कमी लिख दिए। कमी के बाद लिखिए, कमी के बाद लिखिए फसल, यानी विस्तार। विस्तार विस्तार। अच्छा एक बात बताएं, जब विस्तार आपको लिखवाएंगे तो सबसे ज़्यादा जहाँ विस्तार होगा ना, उसको अलग से मत लिखिएगा, उसको खाली अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना। तो विस्तार में लिखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप अंडरलाइन कर दीजिए, उत्तर प्रदेश को अंडरलाइन कर दीजिए। आज सारे मिट्टी करवाएंगे, उत्तर प्रदेश को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब क्या है, किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में है। उस बाद लिखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश के बाद लिखिए पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद लिखिए पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, बिहार बंगाल असम, बिहार बंगाल असम। अब लिखिए क्रॉप, फसल कौन कौन सा होता है। फसल में लिखिए सब लिख दीजिए जो बिहार यूपी में होता है, लिख लो गेहूं, गन्ना, आलू, चावल, सब्जियां, ETC कर देना। गेहूं, गन्ना, आलू, चावल और सब्जियां। गेहूं, गन्ना, आलू, चावल और सब्जियां। हो गया जी, ETC कर दो। और भी बहुत चीज़ है। चलिए अब आइए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अधिकता लिखे पहले ही से मत बैठ जाना, कुछ एक्स्ट्रा बात पहले लिखवाएंगे तब अधिकता। लिखिए पहले काली मिट्टी में पहले लिखिए उत्पादकता के अनुसार, उत्पादकता के अनुसार काली मिट्टी, उत्पादकता के अनुसार काली मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। उत्पादकता के अनुसार, उत्पादकता के अनुसार काली मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। उत्पादकता के अनुसार काली मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। विद्यार्थी जी ओवरऑल पूछे, ओवरऑल तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन अगर पूछे
अच्छा, उत्पादकता का मतलब होता प्रति हेक्टेयर उत्पादन। उत्पादकता का मतलब होता प्रति हेक्टेयर उत्पादन। समझ में आ रहा है बात? हाँ, यस। लेकिन टोटल ओवरऑल पूछे तो आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब आइए आगे। देखिए, काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता, बताया था एक दिन हम, काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अंग्रेजी वाले लोग अगर लिखना चाहें तो ब्लैक सॉइल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। ब्लैक सॉइल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। ब्लैक सॉइल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। काली मिट्टी, भाई ये बताए थे अंतर, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाली मिट्टी अलग है। ये कोई कम पानी एब्जॉर्ब करता है पर ज़्यादा समय तक बना के रखता है। बताए थे ना पाला वाला कंडीशन। कपास क्यों उगाते हैं ये सब बताए थे। काली मिट्टी में कपास क्यों उगाते हैं ये सब बताए थे कल, नहीं बताए थे? आधा को बताए थे, आधा बोला नहीं बताए। काली मिट्टी में पानी को बना कर रखने की क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए इसमें कपास की खेती करते हैं। तो लिख लीजिए, हाँ ब्याह की, वेरी गुड। अब समझ में आ गया कि बताए थे। लिखिए, काली मिट्टी में इसी कारण से कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में इसी कारण से कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में इसी कारण से कपास की खेती की जाती है। हो गया? लिख लिए। अगला पॉइंट, काली मिट्टी का रंग काला। काली मिट्टी का रंग काला। आप लोग सोचेंगे सर काला तो है ही है, तो फिर लिखवा कह रहे हैं। काली मिट्टी का रंग काला लोहा और मैग्नीज के कारण होता है। लोहा और मैग्नीज के कारण होता है। काली मिट्टी का रंग काला लोहा और मैग्नीज के कारण होता है। लोहा और मैग्नीज के कारण होता है। चलिए अब जल्दी से आप लोग लिख लीजिए अधिकता। अधिकता लेकर के डैश दीजिए। देखिए, आयरन मैग्नीज अधिकता में लिखिए। किसकी अधिकता होती है भाई? आयरन मैग्नीज। आयरन मैग्नीज, आयरन की अधिकता, मैग्नीज की अधिकता, टाइटेनियम, टाइटेनियम और फास्फोरस। टाइटेनियम और फास्फोरस और चूना भी होता है ज़्यादा। नाइट लिखिए, आयरन मैग्नीज टाइटेनियम फास्फोरस और चूने की अधिकता होती है। फास्फोरस और चूने की, आप बीपीएससी वाले बैच में देखे थे शायद, चूने की अधिकता होती है। अच्छा कोई बात नहीं, चूने की अधिकता होती है। कमी लिखिए, कमी। कमी, कमी मतलब लैक ऑफ। कमी में लिखिए, इसमें किसकी कमी होती है? लिखिए नाइट्रोजन, ह्यूमस, नाइट्रोजन। कमी में लिखिए कमी, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास। नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास। बस हो गया, बहुत लिख दी। कमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लिखिए विस्तार। विस्तार लिखो। विस्तार कहाँ है जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को अंडरलाइन कर दीजिए। महाराष्ट्र को अंडरलाइन कर दो। काहे कर दो अंडरलाइन, बताओ भाई? विस्तार लिखो। विस्तार में, विस्तार लिख के डैश दे दो। लिखो विस्तार में पहला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को अंडरलाइन कीजिए। महाराष्ट्र को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद लिखो गुजरात, 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 कर्नाटक। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। हो गया जी। अब लिखिए क्रॉप, फसल। फसल में एगो जानिए रहे कपास, एगो तो मेन जानिए रहे कपास, नहीं जी। फसल में लिखो कपास, कॉटन। हाँ, कपास को अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। कपास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉटन। कपास के बाद लिखिए गन्ना, कपास, गन्ना, केला, कपास, गन्ना,
केला, केला बस 3 काफ़ी है। प्याज भी लिख सकते हैं, अंगूर भी लिख सकते हैं। कपास, गन्ना, केला, प्याज और अंगूर ETC कर दीजिए। चलिए अब आगे आइए, लाल मिट्टी। अब लिखो रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। हाँ हाँ जी, लिखिए लाल मिट्टी। सबसे पहली बात तो ये कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, कई बार पूछा गया है। बिल्कुल, लोहे के ऑक्साइड के कारण। लिखिए लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल। आप लोगों का क्लास तो बड़ा एडवांस क्लासरूम है, घड़ी उड़ी सब लगा हुआ है। मास्टर का यदि घड़ी खराब भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पे क्लास आ सकता है, क्लास छोड़ सकता है। नहीं, ये होम ट्यूशन खूब की है ना, इसीलिए होम ट्यूशन में बतेबे कि क्या टेंशन है। और बच्चे की माँ बदमाश होती है, पिता नहीं। वो बोलेगी एकदम कि 9 बजा सर चाय बन रहा था, कहा है कि तनी 2 मिनट आओ पढ़ा दें। अब 5 मिनट पहले छोड़ दे अगर 2 दिन, तो सर 2 दिन से देख रहे हैं 5 मिनट पहले आप छोड़ देते हैं। जिससे लग रहा है कि उनका पूर्व जन्म का कोई कर्जा था जो सुनना हमको एकदम गुलाम हो गए। और 3 दिन अगर गलती से गैप कर दिए, सर ये महीना में 5 दिन गैप हो गया। मैंने अजीब टाइप का, उसका पिता उसका दादा कुछ नहीं बोलता, उसकी माँ बदमाश होती है। मन करता है नरेटिव दबा दें उसका, लेकिन क्या करें। इसलिए कभी भी किसी टीचर को इस तरीके से तंग न करें, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। शिक्षक बेचारा कितनी आस्था से पढ़ाता है। सर कल नहीं आए थे, 5 मिनट पहले छोड़ दिए सर, ऐसा लगता है कोई थापड़ मार रहा है हमको। लिखो आगे, नेक्स्ट। लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। अब लिखिए अधिकता। अधिकता लिख एड्रेस दीजिए। अधिकता, अधिकता में लिखिए आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। अधिकता में लिखिए आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। अधिकता में लिखो आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। आप लोग का कौन सा बैच है? बिना पानी बैच। कंफ्यूजन हो जाता आप लोग के बैचे का, ये कौन सा बैच है भैया, शारदा कौन है। ये लोग के नाम रखना चाहिए था दुर्गा बैच, काली बैच, अलग अलग ना। सब माता सरस्वती का ही पर्यायवाची नाम रख दिए। हाँ लिखे, क्या लिखे? अधिकता आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। अब लिखो कमी। कमी में देखो, कमी में उतना लंबा मत लिखना, सीधे लिख दो NPK एंड ह्यूमस। मतलब NPK माने N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, K से पोटेशियम। इसे बचपने में हम लोग पढ़े 6ठा क्लास में। पहली बार सिंबल वाला कहानी 6th क्लास में था, और रटना पड़ता था। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। एटॉमिक नंबरों याद करना पड़ता था। H से हाइड्रोजन 1, He से हीलियम 2, ऐसे पढ़ते थे। और Li से लिथियम 3, B से बेरिलियम 4 रटते थे 6ठा क्लास में। तो याद है हमको कि 6ठा क्लास में जब गए, इस जीव जंतु का अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में जीव जंतु का अवशेष जहां होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो NPK तो सबको पता है ना, नहीं पता है तो लिख लो, इज्जत मत गंवाओ अपना। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। जब हम 6ठा में गए तो दिवाली का दिन था। हमारे एक चाचा थे जो हमको पढ़ाते थे बचपन में, बहुत साइंस पढ़ाए हमको, जो साइंस आता है उनसे ही सीखा। अभी वो मास्टर हैं, नियोजित टीचर, समझे बात। तो प्रारंभिक गुरु मेरे हैं। तो बोले कि न याद होगा 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर, तो आज पड़ाका छोड़ने के लिए नहीं मिलेगा। हम एकदम बेचैन, और पड़ाका पर कब्जा। हम 2 बजे रात तक याद करते रहे, याद न हो रहा था, कोई ना कोई भुला जा रहे थे। 3 बजे जाके पूरा सुना पाए। जब दुनिया सो गई तब हमको पटाखा मिला, खुद हम फूट चुके थे तब तक। उसके बाद हम नहीं छोड़े। अंत में वही फिर समझाए कि अब छठ के दिन सबका खत्म हो गया,
तो तुम वो दिन छोड़ना, हमको वो दिन भी कुछ नया चीज याद करने दे दीजिएगा। तो सजो दिवाली हमको आज तक याद है ना। तो वो जो है हम पर इस तरह से शासन किए। खैर अभी टीचर है, जब जाते तो बोलते हैं कि चेला कितना बड़ा टीचर बन जाओ तुम, पढ़ाया हुआ मेरा ही तुम हो। रियल बात है, पढ़ाया हुआ हूँ, हमें कई लोगों ने पढ़ाया है और सबका योगदान है। तो हो गया ये कमी। अब सुनो, एनपी की अब सब में कमी रहेगा, लगभग सब जगह कमी रहेगा गुरु। अब लिखो विस्तार, लाल मिट्टी का विस्तार, लाल मिट्टी का विस्तार लिखो। सबसे पहले लिखो तमिलनाडु, और तमिलनाडु को घेर देना, तमिलनाडु को घेर दो या अंडरलाइन कर दो। क्या कुछ है क्या इधर? यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, जिसको जिसको मिला है लिंक वही देख सकता है, पूरी दुनिया नहीं देख सकती। लिंक जिसको मिलेगा वही देख सकता है। अच्छा लिखो ना भाई, बाद में कर देना शेयर। काहे शेयर कर रहे हो? तो लिखो भैया अब विस्तार में तमिलनाडु, फिर लिखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा के बाद बंगाल, फिर झारखंड, और फिर लिखिए बुंदेलखंड, फिर लिखिए बुंदेलखंड। लिखवाए तो थे बुंदेलखंड के पठार पर लाल मिट्टी, अगर घर पे जाकर रिवीजन करेंगे तब ना। आप तो दुनिया के मटेरियल की फेरा में लगे हैं, घर में चिराग है पर गए हैं लाइट खरीदने के लिए पड़ोस में। चलो कॉपी पहले खत्म हो तब दुनिया को पढ़ना। आगे आ जाओ, अब लिखो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। क्या सर? नहीं, क्रॉप ना लिखवाए। अच्छा लिखो क्रॉप, क्रॉप में लिखो दाल, फसल में लिखो लाल मिट्टी के फसल में दाल, दाल, ज्वार, टोपीका, टोपीका होता है क्या जी? टैपियोका या फिर टोपीका भी को बोलते हैं, या टोपीका भी बोलते हैं, टोपीका। दाल ज्वार, दाल ज्वार और टोपीका, दाल ज्वार और टोपीका। लाइव में आप देख रहे हैं अभी, ये नज़दीक से दिखाई दे रहा है सब नहीं? लाइव में हम ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं नहीं? स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजिएगा। हैं? स्क्रीनशॉट इसका नहीं होगा लेकिन, हैं? हाँ, ऐसा ना हो ज़्यादा चमकने लगे। चलिए आगे हो गया। फोटो खिंचवाना मेरा क्रेज रहा है शुरू से। शादियों में जाते थे तो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आता था, तो हम लोग खिंचवाते थे ऐसे खड़ा होकर के। सीडी जब बनता था तो उसमें हमारा फोटो गायब है। हम उसको बोले कि अरे तुम मेरा फोटो कैसे गायब कर दिया? तो कहीं कट गया होगा और जान के काट दिया। वो पूछे लोगों का फोटो उसमें बनाता है। चलिए क्या लिखे अब? चलिए अब लिखो लेटेराइट मिट्टी। थोड़ा आप लोग को हंसाने के लिए अपनी लाइफ की कुछ बातें बता दिया करता हूं। अब लिखो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बचपन में हम लोग खड़े होते थे, जब ज़्यादातर दूल्हा दुल्हन के बगल में खड़े जानबूझ के रहते थे कि वीडियो सीडी में हमारा भी वीडियो फोटो आ जाए। ऐसे सर हिलाते रहते थे ताकि लगे कि फोटो नहीं, हम भी वीडियो में कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, चलिए अच्छा है। तो आज तो केवल हम ही वीडियो में हैं? नहीं जी, आज जिस चीज़ के लिए मैं बचपन में ज़्यादा शौक रखा मुझे मिला नहीं, वो चीज़ अब इतना मिला कि अब वीडियो ही वीडियो है जी। फोटो खिंचवाना, वीडियो में आना था। आगे आइए, अब लिखो लेटेराइट मिट्टी। अच्छा पता है आपको लेटेराइट जो वर्ड है ना, लेटेराइट जो वर्ड है ये बना है लेटर वर्ड्स। किस वर्ड से बना है? और लेटर का मतलब होता है ईंट। ग्रीक भाषा में लेटर का मतलब ब्रिक्स, यही ईंट जिससे घर बना हुआ है। लेटर का मतलब ईंट, और चूंकि इस मिट्टी का रंग ईंट के कलर का होता है इसीलिए इसका नाम रख दिया लेटेराइट। क्लियर? एकदम ये मत लिखना, इसे परीक्षा में नहीं आएगा। लिखिए लेटेराइट मिट्टी। देखिए इसका निर्माण अति सिंचाई के कारण, इसका निर्माण
अति सिंचाई के कारण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण अति सिंचाई के कारण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण अति सिंचाई के कारण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। देखिए, इट इज मेड बाय लीचिंग प्रोसेस। इट इज मेड बाय लीचिंग प्रोसेस ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन। इट इज मेड बाय लीचिंग प्रोसेस ड्यू टू excess irrigation. Laterite soil made by, it is made by leaching process due to excess irrigation. अब समझिए बात, जब भारत में हरित क्रांति आया, मेरी बात क्या चल रहा है सुन लो ध्यान से, बहुत गहरी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। जब भारत में हरित क्रांति आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो पंजाब हरियाणा किसान को पानी बिजली फ्री किया गया। किसान को जब फ्री में न दीजिएगा कोई चीज़ तो कैसे मोटिवेट होगा? अब बिना किसान के मोटिवेशन के ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता क्या? किसान ना चाहता तो कुछ आ जाता क्या? तभी तो बोलना पड़ा लाल बहादुर शास्त्री को, जय जवान जय किसान। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। 65 ने हमारे देश पर पाकिस्तान ने हमला किया। एक पॉइंट तो ये था। 62 में चीन ने हमला किया था, तो 62 में चीन ने हमला किया, हम इकोनॉमिकली जर्जर हो गए। 65 में पाकिस्तान ने हमला किया, हम इकोनॉमिकली टूट गए। लगातार 60, 61, 62, 63, 64, 65। अब 65 में तो अति हो गया, आधा देश बाढ़ में डूब गया और आधा देश में सूखा पड़ गया। लगातार सूखा, बाढ़, हम छिन्न भिन्न हो चुके थे। मेरे पास कुछ नहीं था। शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उधर पाकिस्तान को हराना था, इधर भूख को हराना था। उन्होंने नारा दिया, जय जवान अजय किसान। किसान पेट भरेगा, जवान पाकिस्तान से जिताएगा। हम लोगों ने भूख से भी जीत हासिल की और साथ में पाकिस्तान से भी हमें जीत मिला। शास्त्री ईमानदार नेता थे, है ना। लेकिन उससे पहले नेहरू जी ने भी बहुत प्रयास किए। नेहरू जी भारत को आटा गेहूं खिलाने के लिए PL 480 समझौता किया। अमेरिका के साथ नेहरू जी समझौता किए थे PL 480 गेहूं खरीदने के लिए। किससे? अमेरिका से। और अमेरिका भारत को जो गेहूं दिया, वो घून लगा हुआ गेहूं दे दिया। कैसा गेहूं? एकदम सड़ा हुआ गेहूं, जो अटलांटिक महासागर में फेंक देता था, वो वाला गेहूं हमको दिया। उस गेहूं के लिए लाइन लगता था लंबी लंबी। सुबह अगर 7-8 बजे लाइन लगे हैं तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा। आप फिर रात लोग नहीं जाते थे, वहीं सो जाते थे। सुबह गेहूं लेके जाते थे। लोग घास की रोटी खा रहे थे। 15-15 दिन तक लोगों को खाना नहीं मिला। पटना रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन लाशों से पट गया। भूख से मरने वाले लोगों की संख्या, लोग ट्रेन में लगा के जाते थे दिखाने के लिए। कोई बीमारी नहीं थी, भूख था, 15 दिन से खाने नहीं खाए थे। कोई ट्रेन में मर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पे मर रहा है। इतने लोग मरे भूख से। इतना भयानक अकाल था 60 से 65 के बीच, है ना। इतनी भयावह स्थिति थी। हम लोग उस समय PL 480 समझौता किया, अमेरिका से गेहूं आया, लेकिन वो भी घून लगा गेहूं दे दिया। उसी बीच में नेहरू जी अमेरिका गए थे। वहाँ गए अमेरिका, तो अमेरिका में नेहरू जी डिनर टेबल पे बैठे थे। रात में सभी नेताओं की डिनर होती है, तो उसमें एक अमेरिका का टुच्चा टाइप का छोटा सा मंत्री ने कह दिया नेहरू जी को कि भीख मांगने मेरे पास आते हैं गेहूं का, और रूस को समर्थन देते हैं अंदरे अंदरे। भीख शब्द का प्रयोग, ये नेहरू जी का अपमान नहीं था, ये पूरे भारत देश का अपमान था। ऐसे में नेहरू जी तुरंत डिनर कैंसिल किए, मीटिंग कैंसिल किए। रात में ही फ्लाइट से कहाँ आ गए? इंडिया आ गए, और बोले कि अब हमें किसी से गेहूं नहीं खरीदना, हम खुद उगाएंगे, क्योंकि हमारे देश में मिट्टी और ज़मीन की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है। वो तुरंत मैक्सिको की यात्रा की। अगले ही दिन मैक्सिको चले गए, और उसके अगले ही दिन फिर मैक्सिको से आकर चले गए फिलीपींस। वहाँ से धान का बहुत अच्छा बीज ले आए, मैक्सिको से गेहूं का बीज ले आए, और उसके बाद MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने का कार्य सौंपा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। अब पूरे दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। उस प्रयास शुरू हुआ नेहरू जी के ज़माने में, लेकिन ये प्रयास सफल हुआ इंदिरा गांधी के समय 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति आया कब ये पूछा जाए तो 1966-67, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन नेहरू जी के समय ही इसका बीज बो दिया गया था। पूरे दुनिया में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड, टर्मोलॉजी का प्रयोग किसने किया? विलियम गॉड। पर पूरी दुनिया में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के स्वामीनाथन। याद रहेगा ना। तो सुनिए, यह हालत हुआ, और तब जाके हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए,
अरे एगो आदमी कहता है कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। एगो इतना घटिया आदमी इस देश का, चंडाल आदमी इस देश का, जो कहता है कि इस देश में 70 साल में कुछ होबे नहीं किया, हम आए हैं तबे से कुछ हो रहा है। कहाँ था हमारा देश? अंग्रेजों ने किस कदर हमें बर्बाद कर दिया था, और वो आदमी ऐसे बोलता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब हम आदमी का नाम नहीं जानते कौन है, पर एगो कहता है कोई ऐसा, हम उसका नाम नहीं पता मुझे, पर कोई है जो कहता है ऐसा बात कि 70 साल में कुछ ना हुआ, हम ही आए हैं तो दुनिया में कुछ। एगो तो ऐसा एगो फिल्म के अभिनेत्री है, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, वो कहते आज 2014 में भारत आज़ाद हुआ। माने इतने लोग आज़ादी की लड़ाई में मरे, शहीद हुए, इन सब का अपमान करते हुए वो महिला कहती है कि महिला नहीं है अभी मतलब वो औरत नहीं है, वो लड़की है, एक्ट्रेस है, वो कहती है कि 14 में भारत आज़ाद हुआ है। अगर बस चले तो इतना धरती में गाड़ दे उनको। चलो आगे चलो, नेक्स्ट आ जाओ। पर बस नहीं है, Y+ लेके घूम रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग फैन तो ना है? फैन है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहिए फैन, हमको क्या जाता है। आप लोग फैन है, कूलर है तो बनिए कूलर, लेकिन जो देश का अपमान करेगा उसको बर्दाश्त अब करेंगे? कभी नहीं। चलिए, एक वाजपेयी थे जो संसद में कहते थे, कैसे कह दूं कि देश में कुछ नहीं हुआ। ये हमारे देश के उन वीरों के वीर सपूत और उन महारथियों का अपमान कह सकते कि धीमा हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये कह नहीं सकता। तो एक और नेचर था वाजपेयी का, आज पूरे विपक्षी भी उनका इज्जत करते हैं। तो हरित क्रांति आया 66-67 में, जब किसानों को पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फ्री में पानी, फ्री में बिजली दे दिया गया। ऐसे कंडीशन में वो पानी का गलत इस्तेमाल किए। पानी सुनो, जिस खेत में चाहिए था 200 के लीटर पानी, खेत जब फ्री में पानी बिजली दिया गया, तो आप जान ही रहे कि इंडिया में जो चीज़ फ्री में दिया जाता है उसको लोग पाकिस्तान की संपत्ति समझ के यूज करते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी जमीन बेच के दिए हैं। अरे तुम्हारा टैक्स का पैसा है। नीतीश कुमार मोदी जो चीज़ आपको देते हैं ना फ्री में, वो तुम्हारे टैक्स का पैसा है, उनके बाप का पैसा नहीं है कि आपको फ्री में दिए हैं। वो आपका पैसा, वो आपको लौटाए हैं। एहसान मत दिखाए। कोई नेता अगर एहसान दिखाए तो उसको बोलिए तुम मेरा पैसा हमको दिए हो। क्लियर बात है, तुम किसी और का पैसा ना दिए हो। क्लियर है भाई? तो इसलिए कभी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करना चाहिए, क्योंकि वो आपका नुकसान होता है, सरकार का कोई नुकसान नहीं होता है। सुनिए भैया, तो फ्री में पानी दिया गया, बिजली दिया गया, तो पानी का बेजा इस्तेमाल किया गया। जिस खेत को चाहिए था 200 लीटर पानी, उस खेत में डाल दिया 500 लीटर पानी, जिसमें 200 चाहिए पानी बह रहा है, कोई फिक्र नहीं है। तो जो पानी एक्स्ट्रा पानी हुआ वो रिस करके नीचे चला गया। रिस करके पानी कहाँ चला गया? नीचे। और जो पानी जरूरत था वो एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी पानी रिस करके नीचे चला गया। तो जब धूप पड़ा मिट्टी पर तो पानी भाप बन के बाहर आने लगा। तो पानी जब भाप बन के बाहर आया तो खिंचाव के कारण एक एक्शन काम किया, कैपिलरी एक्शन। खिंचाव क्या चल रहा है? खिंचाव के कारण एक एक्शन काम किया जिसका नाम था क्या? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी केशिका क्रिया सुने हैं ना? लालटेन के तेल में बत्ती नीचे डूबा रहता है और तेल ऊपर चढ़ता रहता है। कौन सा एक्शन? केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। क्लियर है? तो इसी एक्शन के द्वारा पानी जब भाप बनकर निकलने लगा तो अंदर से नमक और चूना भी बाहर आया। नमक और चूना भी बाहर आया। तो इसको बोलते हैं भैया, अच्छा सॉरी, ये तो कहानी तो होगा क्षारीय मिट्टी की कहानी। उस मिट्टी को क्या बोला गया? क्षारीय मिट्टी। उस मिट्टी को क्या बोला गया? क्षारीय मिट्टी। क्लियर है? तो ये तो पूछा जाए कैपिलरी एक्शन से कौन सी मिट्टी बनता है? क्षारीय मिट्टी। इसी बहाने हरित क्रांति भी समझ गए आप। इसी बहाने हरित क्रांति का चैप्टर खत्म कर दिया और बड़ी सेंटिमेंटल तरीके से खत्म किया। बड़ी ही जुड़ के हमसे कहानी भी आप सुन रहे थे। लेकिन जो निच्छालन प्रक्रिया वो क्या है? एक्चुअल में निच्छालन प्रक्रिया या लीचिंग प्रोसेस है कि जब बहुत ज़्यादा पानी खेत में आप डाल देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो मिट्टी का एक लेयर पानी से बह के बाहर चला जाता है। मिट्टी जब बहुत ज़्यादा खेत में पानी डाल देते हैं या बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो मिट्टी से एक लेयर क्या हो जाता है? पानी में बह के बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं लीचिंग। आप भी अपने चेहरे का कराते हैं ब्लीचिंग, तो रगड़ रगड़ के एक लेयर उतार देता है। जो आदमी होता है जो ब्लीच करने वाला ब्यूटी पार्लर का, वो क्या करता है? आपके चेहरे का ऊपर का ब्यूटी उतार देता है। पूरा रगड़ रगड़ के बालू और मिट्टी मिला के, पता नहीं क्या उसका नाम रहता है, शहनाज गोल्ड, क्या क्या नाम रखते हैं उसका। नाम इसलिए याद है कि बताए थे, घटना हुआ था मेरे साथ। तो भैया हुआ था एक बार
तो बताएंगे कभी फुर्सत में। तो लीचिंग मतलब एक लेयर, मिट्टी का जब एक लेयर चला जाए उठ के, तो उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं भैया? लेट बारिश साहब, उस दिन भी लेट, आज भी लेट। हमको लगा कोई प्रोसेस चल रहा है, मैटर। अच्छा, तो लीचिंग प्रोसेस, ठीक है भाई, लीचिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं। तो समझ में आ गया, जब मिट्टी का एक लेयर उठ के चला जाए तो उसी को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। अब लिखिए अधिकता। अधिकता, क्षारीय मिट्टी किससे बनता है? कैपिलरी एक्शन से। क्षारीय मिट्टी किससे बनता है? केशिका क्रिया से। वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लिखिए अब अधिकता लिख के डैश दीजिए, आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। अधिकता में लिखो आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। कमी में लिखो वही सेम, एनपीके एंड ह्यूमस। कमी में लिखिए एनपीके एंड ह्यूमस। कमी में लिखिए एनपीके एंड ह्यूमस। अब लिखिए, अब लिखो विस्तार। जहां ज्यादा बरसात होगा वहीं नहीं मिलेगा जी। विस्तार में लिखो पहला केरल। विस्तार में लिखो केरल। केरल को अंडरलाइन कर देना, केरल को अंडरलाइन कर दीजिए। विस्तार में लिखिए केरल। केरल के बाद लिखो कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, मेघालय। अंडमान निकोबार और मेघालय। केरल में ज़्यादा एरिया होता है, वहाँ खाली मासेंद्राम चेरापूंजी ना। चलिए आगे आइए। अब लिखिए क्रॉप, फसल में लिखो, यहाँ पर टोपाइका की जगह डाल देना है काजू। देखो दाल, ज्वार और काजू। दाल, ज्वार और काजू। दाल, ज्वार और काजू। हो गया। अब लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी। अब लिखिए डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। 7:30 बजे वाला सेशन देखना है आप लोगों को, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी में लिखिए, अब सीधे एक लाइन लिखो, लिखो मरुस्थलीय मिट्टी में पानी को अवशोषित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में पानी को अवशोषित करने की क्षमता, मरुस्थलीय मिट्टी में पानी को अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में पानी को अवशोषित करने की क्षमता। आ जाओ, काहे बाहर खड़े हो? आ जाओ, बैठो अंदर आके। लेट हो गया तो हो गया, अंदर आ जाओ, हमसे मिलना है तो नीचे बैठिए। आते हैं, नीचे आना है हमको, गेट पर नहीं मिलेंगे, नीचे आएंगे। लिख लिए? हो गया। अब चलिए, मरुस्थलीय मिट्टी में पानी को अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब लिखो अधिकता। अधिकता में लिखिए, देखिए आयरन, जिंक एंड लाइम। अधिकता में लिखिए आयरन, जिंक और चूना। लाइम का मतलब चूना। आयरन, जिंक एंड लाइम। आयरन, जिंक एंड लाइम, लोहा, जस्ता और चूना की अधिकता। कमी में सेम लिख दो, एनपीके एंड ह्यूमस। कमी में लिखिए एनपीके एंड ह्यूमस। एनपीके एंड ह्यूमस। बताएं आपको, पूरे भारत की मिट्टी में किसी मिट्टी में भी नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं होता। इंडिया मिट्टी में जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। पूरे भारत की कोई मिट्टी ऐसी नहीं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। इसीलिए आप पूरे भारत में किसी कोने में चले जाइए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, किसी भी किसान के घर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, आपको पूरे साल में कोई खाद मिले या ना मिले, यूरिया जरूर मिलेगा। पूरे साल किसान के घर में यूरिया जरूर मिलेगा।
यूरिया के बारे में आप जानते हैं कि उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, यूरिया में 46%। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन। और आपको ये भी पता होना चाहिए प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में पहला कार्बनिक कंपाउंड बनने वाला कौन था? यूरिया। किसने बनाया था? बोहलर। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया किसने बनाया? बोहलर। इससे पहले एक विद्वान थे बर्जिलियस, उन्होंने दिया था जैव शक्ति का सिद्धांत और कहा था कि कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल प्रभाव से बनेगा, इंसान नहीं बना सकता। वो आदमी मिलेगा आज तो उसको इतना मारेंगे खींच खींच के, हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बर्जिलियस को। कहा है भाई तुमने कार्बन के दरवाजे ही बंद कर दिए थे। जी बताइए सर, हैं क्या मतलब? खाद, फॉस्फोरस के जैसे भंडार की बात करेंगे तो आप ब्राजील में काफ़ी है, मैक्सिको में काफ़ी है, और आयात निर्यात कहाँ से ज़्यादा करते हैं इसका तो आंकड़ा देखना पड़ेगा अभी हमको, कि कहाँ से सबसे ज़्यादा करते हैं। ब्राजील में फॉस्फोरस का बहुत भंडार है, चिली में खूब भंडार है, चिली में नाइट्रोजन फॉस्फोरस का पूरा जबरदस्त भंडार है, ठीक है ना। हाँ तो खाद और फर्टिलाइजर का तो हम आयात करते ही हैं, यूरिया भी खरीदते हैं बाहर से हम, होता है लेकिन यूरिया तब भी खरीदते हैं। इतना यूज है यूरिया का, इतना यूज है कि तब भी हम उसको आयात करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। गोबर का खाद डालना है ना, गोबर खाद। अब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो मिट्टी का जो इम्यूनिटी है, जो मिट्टी का जो रोग निरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगा। चलिए अब लिखिए फसल विस्तार, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार लिखिए राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार लिखो राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण हरियाणा, छत्तीसगढ़, दक्षिण हरियाणा। हम तो चाहते हैं कि 15-20 दिन लगातार बारिश हो, फिर पटना में बाढ़ आ जाए, 10 दिन छुट्टी मिल जाए। हाँ थोड़ा सा आराम मिलेगा, गांव में घूम के आएंगे, है ना। विस्तार लिखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण हरियाणा, साउथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिला। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिला। चलिए अब फसल क्रॉप लिख दीजिए। हाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान को अंडरलाइन कर दीजिएगा, राजस्थान को अंडरलाइन। अब लिखिए क्रॉप। क्रॉप में तो सब जानते हैं, ज्वार बाजरा तो फेमस है राजस्थान में, दाल और चावल नहीं, दाल और सरसों। ज्वार बाजरा, दाल और सरसों, ज्वार बाजरा, दाल और सरसों। हाँ राजस्थान आ गया है, सोयाबीन में, बाजरा में भी, दाल और ज्वार, सरसों और बाजरा। सुनो ये लिखवा दिया हूं शायद कि बाजरा, दाल और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, लिखवा दिए। चलिए तो आज यहीं तक करेंगे, 3 को मिट्टी और बच गया, ये तीनों मिट्टी कल करवाने के बाद कल ही आपको मानसून खत्म कर देंगे, यानी कल मानसून समाप्त, मिट्टी समाप्त। और सुनिए, और उसके अगले क्लास परसों का भी प्लान बता दो, वनस्पति कर देंगे। वनस्पति और भारत की जनसंख्या एक दिन में, बस उसके बाद सीधे फिर वर्ल्ड पे ही आएंगे। परसों के बाद हम सीधा कहाँ आ जाएंगे? वर्ल्ड पर। और वर्ल्ड पे हमको एक दिन में 4 टॉपिक निपटाना है, भगाएंगे नहीं, अच्छे से ही करवाते चलेंगे।